ओके, सो रूल नंबर 6 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 7 जो है, रूल नंबर 7 इज नॉट एग्जैक्टली अ रूल। ठीक है, ये रूल नहीं है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक आई विल शेयर दिस पीडीएफ वंस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रूल्स। ठीक है, जो रूल्स हैं यहाँ पर जब मैं सारे समझा दूंगी आपको क्लास में, उसके बाद मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगी। उससे नेक्स्ट क्लास जिस दिन आपको शेयर करूंगी, ठीक है, जिस दिन खत्म हो जाएगा ये समझाना, उस दिन मैं शेयर कर दूंगी, उसी दिन उसी टाइम। और उसके नेक्स्ट क्लास फिर हमारी डाउट क्लास रहेगी। ठीक है, जितने भी रूल्स है आप पढ़िएगा, एक दिन आपके पास पूरा रहेगा। रीड ऑल द रूल्स। ठीक है, इसके साथ एक एक्सरसाइज भी है, वो एक्सरसाइज भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, फिर अगले दिन डाउट क्लास रहेगा। जो भी डाउट है रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रूल और एनी क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज, वो आप क्लियर अप कर सकते हैं। एंड जो एक्सरसाइज रहेगी वो आपकी मंथली असाइनमेंट है, तो यू हैव टू कंप्लीट इट एंड गिव इट टू मी। रूल नंबर 7 जो है, ये एग्जैक्टली एक रूल नहीं है, ये एक तरह से एक वार्निंग है, या आप एक कह सकते हैं कि एक अ कॉमन एरर दैट स्टूडेंट्स डू। ठीक है, इस तरह के कुछ कॉमन एरर जो हैं जो स्टूडेंट करते हैं, जैसे लेक्चरशिप और लेक्चरशिप। लेक्चरशिप इज एन एक्चुअल वर्ड विद विच कंटेन्स एन एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, इसका एक एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग होता है और ये एक्चुअल एक वर्ड है। लेक्चररशिप कोई एक वर्ड नहीं होता है, बिकॉज लेक्चररशिप का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर, अगर हम लेक्चरशिप से समझे। लेक्चर मतलब क्या होता है कि जो भी आप सीखते हैं, ठीक है, जो भी एक टॉपिक पे कोई लेक्चरर होता है। लेक्चरर कौन होता है? जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन सारी देता है। वो इंफॉर्मेशन लेने के प्रोसीजर को आप लेक्चर सुनना कहते हैं या लेक्चर कहते हैं। लेक्चरशिप का मतलब होता है कि उस ड्यूरेशन को, ठीक है, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। ठीक है, लेक्चररशिप का जो ड्यूरेशन होता है या लेक्चररशिप का अगर कोई मीनिंग आप निकालना चाहें तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसा कोई वर्ड नहीं है, वैसा कोई मीनिंग नहीं है जो कमिट करने का मीनिंग होता है कि आप कमिटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, या प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर आपने ठान लिया है, या फिर आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि ये काम जो होगा वो करके रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने कमिटमेंट कर दी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, वो आप एक ही दिन में खत्म कर देंगे सारा, या फिर 2 घंटे में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका कमिट कर देना हो गया। ठीक है, यू हैव कमिटेड योरसेल्फ टू solving all the questions within 2 hours. So, as I was telling, lecturership का कोई वर्ड का मीनिंग नहीं होता है। तो इस तरह का अगर कोई प्रोसीजर होता है, समटाइम्स वर्ड स्टूडेंट वो अगर वो सोचते हैं कि अगर लेक्चरशिप वर्ड है तो लेक्चरशिप भी एक वर्ड होगा, क्योंकि लेक्चर एक वर्ड है, लेक्चरर एक वर्ड है। तो उसमें ये सारी चीजों पे ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और कौन सा वर्ड कहीं पर आपने जो गलत अगर यूज करते हुए देखा, सुना किसी को, आपने भी यूज करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। यू शुड एटलीस्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिफोर यूजिंग them. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 इज, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में नाउन जो लग रहा है उसके लिए कोई भी प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके सेंटेंस में, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रोनाउन का यूज करेंगे सेंटेंस में, तो वो अपने नाउन के हिसाब से ही लगाना है। ठीक है, नाउन के हिसाब से लगाना है, मतलब कि some more examples of rule number 7। अगर मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दूं तो जैसे आपका जो वर्ड होता है एजुकेटर। ठीक है, एजुकेशन इज अ वर्ड, एजुकेटर इज एन वर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो होता है यहाँ पर एजुकेटरशिप इज नॉट अ वर्ड। ठीक है, या फिर अगर मैं और एग्जांपल दूं तो फैशन इज अ वर्ड। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को कभी कभी सुना था कि जो फैशन के आगे पीछे कुछ भी फैशनड वाला जो होता है, फैशनेबल होता है वर्ड, फैशनड कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये
इस टाइप के जो आपका एक्सटेंशन रहता है, यानी कि सफिक्स अगर आप लगाते हैं, ठीक है, इन चीजों को सफिक्स बोलते हैं। लेक्चरर एक वर्ड है, लेक्चरशिप एक वर्ड है, इसके आगे मैंने शिप लगा दिया। जरूरी नहीं है कि शिप ही लगा हो, ईडी लग सकता है। ईडी किसी वर्ड के आगे जब लगता है, आईईएस जो लगता है, ईएसटी जब लगता है, बेस्टेस्ट होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट होता है, वो सारे जो एंड में चेंजेस लगने वाले होते हैं, इन सभी को हम सफिक्स कहते हैं। अगर पहले लगने वाला जो होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अनएजुकेटेड, तो एजुकेटेड एक वर्ड है, उसके आगे अन लगा दिया, यूएन लगा दिया, तो वो प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स जब लगता है किसी वर्ड में, तो आपको बहुत ध्यान से लगाना है कि किसी भी वर्ड के आगे आप सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जैसे पीपल हो गया, तो पीपल्स के पीपल्स नहीं लगता है कभी, पीपल इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना इस रूल में, पीपल ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, तो उसके आगे आप पीपल्स नहीं लगा सकते हो, ठीक है। एस किसके आगे आप लगाते हो, जब आपको सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना होता है, राइट। तो उस केस में आप सफिक्स लगाते हैं एस या फिर ईएस, तो वो सफिक्स आप यहाँ नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। पुलिस हो गया, पुलिस कभी लगाओगे, पुलिस के आगे एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, पुलिस इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म। तो जहां पर एग्जिस्ट करता है वर्ड, ठीक है, और जहां पर वो सफिक्स लगाया जा सकता है या प्रीफिक्स लगाया जा सकता है, वहां पर लगाना है। जैसे पीपल के आगे आप अन पीपल तो नहीं लगा सकते, दैट इज नॉट अ वर्ड, ठीक है। कंफ्यूज के आगे आप ये कंफ्यूज लगा हुआ है, तो यहाँ पर ईडी जो है या फिर डी जो है, ये सफिक्स लगा है, ठीक है। कंफ्यूज शिप नहीं लगा सकते हो, या कंफ्यूज नहीं लगा सकते हो, सिर्फ वाई नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये सारे जो सफिक्स लगते हैं, उसका एक्चुअल एक पैटर्न होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो, ठीक है। हर एक वर्ड के आगे आप कोई भी सफिक्स नहीं लगा सकते हो, ठीक है। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रूल नंबर 7, कि आप सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं अगर किसी भी वर्ड के आगे या पीछे, तो अकॉर्डिंगली लगाना है जिसका एक्चुअल एक मीनिंग है, ठीक है। जैसे फॉर्म चेंज करने के लिए कंफ्यूज जो है वो पास्ट टेंस में लगा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज चेंज करने के लिए फॉर्म यहाँ पर ईडी लगा है या डी लगा है, ठीक है। सफिक्स या प्रीफिक्स किसी रीजन से लगाया जाता है, तो बिना रीजन के आप किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। Any more doubt regarding rule number 7? If there is any doubt, write it in the chat box or you can raise your hand. रूल नंबर 8 से कि जब आपके सेंटेंस में कोई नाउन रहता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जब कोई प्रोनाउन लगेगा सेंटेंस में, तो उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ आई एम सेइंग द सेंटेंस दैट राम वाज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, ये सेंटेंस है, ठीक है, तो राम यहाँ पर मेल है, तो जब इसके लिए मैं नेक्स्ट सेंटेंस लगाऊंगी, ही बॉट टूथपेस्ट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पर ही लगा क्यों, सॉरी, यहाँ पे ही क्यों लगा, क्योंकि राम हमारा एक मेल पर्सन है, और मेल के लिए हम ही यूज करते हैं जब सिंगुलर सेंटेंस, यहाँ पर जब एक ही मेल रहेगा, और इसके लिए जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही यूज करते हैं। तो यानी कि हमारा जो प्रोनाउन है वो नाउन के अकॉर्डिंगली लगना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि सीता वॉज डांसिंग एंड हर परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड और वेरी नाइस, तो यहाँ पर हर किसके लिए लगा, सीता के लिए लगा, तो अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर प्रोनाउन लगाना है। एंटीसीडेंट अगर किसी को नहीं पता है, तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है वो वर्ड्स जो सेंटेंस में आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। जैसे अगर एक नाउन है और उसके लिए मैंने प्रोनाउन लगाया है, तो ये नाउन जिसके लिए ये प्रोनाउन लगा है, तो ये नाउन जो हो गया, ये इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने एक एडजेक्टिव लगाया है एक प्रोनाउन के लिए, तो ये प्रोनाउन जो है जिसके लिए एडजेक्टिव लगा है, ये इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो
यही ये रूल कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू योर नाउन आपका प्रोनाउन लगना चाहिए, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट दिस एग्जांपल दैट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। एवरी किड मस्ट ब्रिंग देयर लगेज, ये नेक्स्ट रूल में आप मैं पढ़ाई दूंगी, बट स्टिल यहाँ पर एवरी जब लगता है किसी भी स्टेटमेंट में, ठीक है, सिर्फ एवरी, ठीक है, या फिर ईच, और उसके डायरेक्टली बाद लगा है नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन हो, मोस्टली कॉमन नाउन ही लगा रहता है, तो एवरी के डायरेक्टली बाद या ईच के डायरेक्टली बाद कोई कॉमन नाउन लगा हुआ हो तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लगा रहता है। क्यों सिंगुलर फॉर्म में लगा रहता है, इसका रीजन है कि मान लीजिए यहाँ पर 48 स्टूडेंट है क्लास में प्रेजेंट, ठीक है, 48 स्टूडेंट है, 48 स्टूडेंट को मुझे ये बोलना है कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, ठीक है। तो एक एक को करके बोलने से अच्छा मैं क्या बोलूंगी कि या तो मैं बोलूंगी कि एनी डाउट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, या फिर एवरी स्टूडेंट is who is not able to understand, let me know, या फिर every student has to understand all the things that I'm saying। तो every student बोलने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ क्लास में जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं मैं उन सबको ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर एवरी स्टूडेंट इसलिए लगता है क्योंकि ये स्टेटमेंट एक एक स्टूडेंट में मुझे बोलना था, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे सारे स्टूडेंट को मुझे एक एक करके बोलना था, लेकिन मैंने एक साथ सभी को बोल दिया। तो इसीलिए एवरी के आगे या ईच के आगे जब इमीडिएटली कोई नाउन लगता है, कॉमन नाउन लगता है, तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं रहता है, सिंगुलर में रहता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक एक करके मुझे सबको बोलना था। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर लगेज, देयर इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि आपका जो यहाँ पर किड है या फिर जो भी यहाँ पर कॉमन नाउन यूज हुआ है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है इसका क्या मतलब, यहाँ पर मेल फीमेल डिसाइडेड नहीं है, इसी रीजन से यहाँ पर किड जो है, किड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन तो मेंशन नहीं है, जब आपको जेंडर स्पेसिफाई नहीं है तो उस वजह से यहाँ पर आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। ऑल किड्स मस्ट डू देयर होमवर्क, ऑल के आगे प्लूरल फॉर्म क्यों लगा, क्योंकि सारे बच्चों को एक ही बार में ये बात बोल दी, ठीक है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट टुमारो विल बी वेकेशन और टुमारो योर क्लासेस विल बी सस्पेंडेड। तो ये इंफॉर्मेशन जब जाता है तो स्पेसिफाइड नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जा रहा है या इसी पर्टिकुलर जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उन्हीं के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, जो एब्सेंट है उनके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, जितने स्टूडेंट हैं सबको बोला जा रहा है कि कल की क्लासेस सस्पेंडेड है। तो इस केस में क्या होगा, ऑल जब लगेगा तो उसके साथ हमेशा जो कॉमन नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। और प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा उसके साथ या प्लूरल प्रोनाउन ही लगेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो वही आपका सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगा कि ऑल किड्स मस्ट डू देयर होमवर्क। तो ये रूल आपका रूल नंबर 8 इतना ही कहता है कि जो भी आपका नाउन है, ठीक है, उसके नंबर के अकॉर्डिंग, यानी सिंगल है या प्लूरल है, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल है फीमेल है या स्पेसिफाइड नहीं है, उसी अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन लगना चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट देन लेट मी नो। रूल नंबर 9 सेज दैट अगर आपके सेंटेंस में एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन या ईच यूज हो रहा है और फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर जो है, ठीक है, अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लगाना है, अगर नहीं गिवन है तो आपको प्लूरल लगाना चाहिए, जो कि यहाँ गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है ये भी मैं बता देती हूँ। क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल, जितने पुराने रूल हैं उसके अकॉर्डिंग जब आपका जो भी सेंटेंस बनता है, जब आप वहां पर स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कौन सा जेंडर है उस सेंटेंस में मेंशन, मेल है या फीमेल है, तो उस केस में पुराने रूल्स के हिसाब से मैस्कुलाइन जेंडर लगना चाहिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पर मेंशन भी है, देखिए, ठीक है। द पॉइंट दैट इज नोटेड हियर
when the sex is not mentioned, we use the pronoun of muscular gender. क्यों ऐसा लिखते थे? Because basically in the older times a lot of things were male dominant. ठीक है, जो पोजीशंस रहती थी, जो वर्ब रहता था, वो बेसिकली मेल डोमिनेंट रहता था, इसी वजह से वहां पर मेल जेंडर स्पेसिफाई किया जाता था. बट दिस रूल हैज चेंज सिंस यू कैन से लास्ट 2 or 3 decades. ये रूल जो है वो बहुत आसानी से चेंज हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पर जब चेंज रूल हुआ है तो क्या चेंज हुआ है रूल में? रूल में ये चेंजेस हुए हैं कि जब आपका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, जब यहाँ पर जो मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, लड़की है लड़का है, नहीं पता, तो उस केस में आप क्या करेंगे? या तो आपको पता नहीं या फिर आप मेंशन नहीं कर रहे हैं, दोनों ही केस में आप क्या करेंगे? आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि दे, देम, देयर या देयर्स, ये सारे प्रोनाउन आप यूज करेंगे सेंटेंस में, जब आपको नहीं पता कि जिसके लिए सेंटेंस बन रहा है वो लड़का है या लड़की है या मेल है या फीमेल है. नहीं पता होने के कारण आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द गर्ल्स इन दिस प्रैक्टिस. यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ है. ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल, यानी कि ईच के डायरेक्टली बाद गर्ल नहीं आया. मैंने ऊपर रूल में कहा था ना कि अगर एवरी के डायरेक्टली बाद या ईच के डायरेक्टली बाद आ रहा है आपका कोई नाउन तो वो सिंगुलर रहेगा. यहाँ डायरेक्टली बाद नहीं आ रहा है. ईच ऑफ द गर्ल्स का मतलब हो जाता है कि वहाँ जितनी भी लड़कियां हैं वो उन्हें एक एक करके सिखाएगी, प्रैक्टिस कराएगी. ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर गर्ल्स ही आएगा. अगर यहाँ डायरेक्टली लिखा होता, ऑफ द नहीं प्रेजेंट होता बीच में, तो ईच गर्ल इन दिस प्रैक्टिस. ठीक है, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच गर्ल इन दिस प्रैक्टिस. हर एक लड़की को मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, दोनों का ही सिमिलर मीनिंग होता है, ओनली द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. तो रिमेंबर व्हाट इज द स्ट्रक्चर. जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका सेंटेंस बनेगा उसी हिसाब से आपको लिखना है वहां पर. अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पर और एक एग्जांपल जो जेंडर न्यूट्रलिटी का है. ठीक है, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ दे ट्राई. ठीक है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. ट्राई नहीं होगा, सॉरी, ट्राई होगा. ठीक है, प्लूरल के साथ आप IES वाला फॉर्म या एस वाला फॉर्म नहीं लगाते हैं. दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज योर इनकरेक्ट, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल ओनली इट इज करेक्ट. ठीक है, so this is incorrect. Correct statement होगा anyone can qualify this exam if they try. Okay, so रूल नंबर 9 में अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो एक बार पूछ लीजिएगा. ठीक है, रूल नंबर 10 says when the pronoun one is used to when you are using the pronoun one, so it must be followed by one. यानी कि इसके लिए वन जब प्रोनाउन यूज हो रहा है तो पोजेसिव प्रोनाउन जो आपका लगेगा सेंटेंस में, आगे वाले सेंटेंस में, आगे वाले पार्ट में, वो वंस लगेगा. जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल सिंगुलर में दूं, ही और शी का यूज करके एक बार बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है. अगर मैं कहूँ कि शी हैड अ डांस परफॉर्मेंस दिस इवनिंग. ठीक है, हर डांस परफॉर्मेंस वेंट वेरी वेल. ठीक है, तो यहाँ पर शी के लिए हर लगा. ठीक है, he had a debate competition today and his speech was very well liked or very much liked by the audience. इसका मतलब क्या हुआ कि he जो है he के लिए
his यूज हुआ है। तो सिमिलर केस में जब यहाँ पर वन यूज हो रहा है, वन जो होता है, वन इज, यू कैन से, एक तरह से अगर आपको समझ नहीं आए तो इस तरह समझ सकते हैं कि एवरी वन या एनी वन वाला जो वन होता है उसमें एवरी और एनी हटा के हमने सिर्फ वन लगा दिया। दैट मीन्स यू आर रेफरिंग टू ईच पर्सन एट अ टाइम, ऑल टुगेदर एट वन। यानी कि एक एक करके हर एक, जितने भी, मान लीजिए यहाँ 50 लोग हैं तो 50 लोगों के लिए यहाँ पर एक, सारे लोगों के लिए ये सेंटेंस फॉलो होता है, और एक एक लोग, जो एक एक लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी, सबके लिए ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, इस सिचुएशन में वन जो है, वन, एवरीवन, एनीवन, यही सारे सिचुएशन में यूज होता है। तो वन जब यूज हो रहा है तो उसके साथ जो पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा वो आपका वंस लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल में वन सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? वन मस्ट फिनिश हिज लंच इन टाइम। तो हिज लंच नहीं होगा, वंस लंच इन टाइम होगा। वन मस्ट फिनिश वंस लंच इन टाइम। ठीक है, एनी डाउट रिगार्डिंग रूल नंबर 10? Okay, so there is no response, so I'm getting that you are understanding the rule. रूल नंबर 11 जो है, रूल नंबर 11 कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब आपका जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम हो सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद पे बहुत गर्व करती हूँ। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है यानी कि जो काम कर रहा है वो भी सेम है, और जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है उस काम का वो भी सेम है। सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है। ऐसे वर्ब को जो इन सेंटेंसेस में यूज होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और ट्रांजिटिव वर्ब अगर आपके सेंटेंस में प्रेजेंट है तो आप हमेशा यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये सारी चीजें जो हैं इन सभी को हम लोग ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर प्लूरल में बोले तो प्लूरल के लिए आर सेल्फ, देम सेल्फ, these reflexive pronouns are used for plural। ठीक है, सेम केस में यहाँ पर अगर मैं और एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, शी रिमूव्ड फ्रॉम द मीटिंग। यहाँ पर ना ही हेल्पिंग वर्ब लगा है, ना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है। सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, और ना ही जो सेंटेंस का मीनिंग है, सेंटेंस का मैसेज है, वो रिसीवर को समझ में आएगा। She removed herself from the meeting का मतलब हुआ कि उसने खुद ही को ये मीटिंग से हटा लिया। ठीक है, तो she removed herself, she जो है वो सब्जेक्ट है, herself जो है वो ऑब्जेक्ट है, और दोनों ही सेम पर्सन है। तो she removed herself from the meeting. This is your removed will be your transitive verb, herself is your reflexive pronoun. Any doubt in rule number 11? किसी को भी रूल नंबर 11 में कोई डाउट है? Okay, so if there is no doubt, let's move forward. We are moving forward to the next rule. Rule number 12 is, रूल नंबर 12 कहता है कि who जो है वो आपका स्टेटमेंट में सब्जेक्ट को डिनोट करता है, और whom जो है वो आपका सब ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में डिनोट करता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ who gave you that bag, इसका मतलब इसका आंसर एक प्रॉपर नाउन होगा, जिसने तुम्हें बैग दिया। ठीक है, वो पर्सन सब्जेक्ट हो गया, यानी कि काम क्या हो रहा है? बैग देने का काम हो रहा है। अब बैग किसने दिया वो सब्जेक्ट होगा आपका, जिसने काम किया वो सब्जेक्ट होता है। तो किसने तुम्हें बैग दिया, who gave you that bag, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। अगर मैं यही वर्ड लेके एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेंटेंस बनाऊं तो क्या होगा? टू whom
डिड यू गिव द बैग। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने किसे बैग दिया। ठीक है, तुमने किसे बैग दिया, इसका मतलब कि तुमने दिया, दैट मीन्स यू वुड बी द सब्जेक्ट इन हेयर, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसने बैग लिया, यानी कि आपने जिसको भी बैग दिया, तो होम का जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्टिव आंसर होगा। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आंसर होगा। तो टू होम जो है वो आपका यूज हो रहा है, होम यहाँ पर यूज हो रहा है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। हु यूज हो रहा है किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। दिस इज द रूल दैट सेज है। ठीक है, यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है, he saw the faces of those whom he loved at his बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो उसने किसके चेहरे देखे, उन लोगों के जो उनके बहुत करीब है, जो उसके क्लोज फ्रेंड है, फैमिली है, उन सभी को। ठीक है, टू whom he loved। ठीक है, उन सारे लोगों को। तो ये आप ही आपका सब्जेक्ट हो गया, whom आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वन मोर थिंग यहाँ पर मेंशन्ड है, whom इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, चाहे वो वर्ब से रिलेशन बैठाए ऑब्जेक्ट का। whom शुड आई कॉल, मैं किसे कॉल करूं, तो कॉल करना आपका काम है, उससे रिलेशन हो रहा है whom का, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब क्या कि जो आपका नाउन की जगह बताते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम whom डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन, ऑल्सो टू whom डिड यू गिव दिस बैग, दैट द बैग, ये भी सेम आपका, यहाँ पे भी टू प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, यहाँ पे भी फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, तो ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपका whom हो रहा है। ठीक है, किसने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन, कहाँ से तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली, या किससे तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली, किसको तुमने ये बैग दिया। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू योर प्रेपोजिशन में रह रहा है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। एनी डाउट इन रूल नंबर 12? Okay, moving on to the next. Rule number 13 says that अगर आप either or का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, या फिर neither nor का यूज कर रहे हैं, या फिर और का यूज कर रहे हैं, इन तीनों चीजों का यूज अगर आप सेंटेंस में कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा है, वो भी सिंगल, सारे सब्जेक्ट आपके सिंगल है, अगर दो सब्जेक्ट है तो भी सिंगल है, चार सब्जेक्ट है तो भी सिंगल ही है, तो सिंगल रहने के कारण यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा उसके लिए वो सिंगुलर ही यूज होगा। यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि सम पीपल माइट बी आस्किंग कि अगर मैं मेल फीमेल दोनों ही का यूज करती हूँ यहाँ पर सिंगुलर में, तो उसके लिए क्या प्रोनाउन लगाऊंगी। ऐसा इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आइदर और या नाइदर नॉर या और जो होता है वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि चाय या कॉफी का ऑप्शन है, आइदर यू कैन ड्रिंक टी और यू कैन हैव कॉफी, दो ऑप्शन है आपके पास, तो इस केस में क्या करोगे आप, दोनों ही ड्रिंकिंग के लिए है। ठीक है, चाय भी पी सकते हो, कॉफी भी पी सकते हो, दोनों की कैटेगरी सेम है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मोस्टली आपको जितने भी नाउन यहाँ पर मिलेंगे सभी सेम जेंडर के, सेम लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मेल फीमेल दोनों मिले तो आप क्या करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन जो रहेगा आपका सिंगुलर के हिसाब से, यानी कि एग्जाम्पल में जैसे यहाँ गिवन है कि दो लड़कियों का नाम गिवन है, तो दोनों लड़कियों के लिए आप यहाँ पर हर लगाएंगे। ओके, आई विल गिव मोर एग्जाम्पल फ्रॉम दैट। ठीक है, जितने एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ उसी टाइप के दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो पीडीएफ में दे दूंगी, अभी समझा रही हूँ वो समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सीता रीता दोनों ही लड़कियां हैं,
तो दोनों ही लड़कियों के लिए जब आपने सेंटेंस यहाँ पर फॉर्मुलेट किया है तो हर फॉर्म यहाँ पर प्रोनाउन जो लगा है वो आपका हर लगा है। आइदर सीता और गीता विल गिव हर बुक, ठीक है, दोनों में से कोई एक देगी, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर ट्रीट करते हुए हमने हर बुक ही लिखा है, ठीक है। आइदर यू कैन हैव कॉफी और टी, दोनों ही ड्रिंकिंग के लिए है, सो यू कैन चूज आइदर वन ऑफ देम, दे आर इन द सेम लेवल, ठीक है। आइदर यू कैन ईट सैंडविच और यू कैन ऑर्डर अ फ्राइज, ठीक है, तो फ्राइज और सैंडविच दोनों ही खाने की चीजें हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। इधर यू कैन चूज ऑन योर ओन, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन चूज हो रहा है यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन चूज होगा और सेम कैटेगरी के रहेंगे आपके नाउन, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। रूल नंबर 14 इज समवॉट एक्सटेंशन ऑफ दिस, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है, इसीलिए साथ में समझा रही हूँ। रूल नंबर 14 का मतलब ये है कि अगर आपका दो ऑप्शन आइदर और वाला या नाइदर नॉर वाला जो ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन सिंगुलर है और एक ऑप्शन प्लूरल है, तो क्या होगा, आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही लगने की वजह से आपको किसके लिए आप प्रोनाउन लगाएंगे ये कैसे पता चलेगा, राइट। तो आपको यहाँ पर प्लूरल के लिए प्रोनाउन लगाना है। आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर फेल्ड इन देयर ड्यूटी होगा। क्यों होगा, पहली बात तो यहाँ स्टूडेंट जो है वो मेल है या फीमेल है आपको नहीं पता है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो उसके लिए जेंडर न्यूट्रल करने के लिए आपने ये प्लूरल प्रोनाउन लगाया है। सेकेंड, आपका जो दूसरा ऑप्शन है हिज टीचर, ठीक है, यहाँ पर हिज टीचर मेंशन है, यानी कि वो मेल पर्सन मेल स्टूडेंट के लिए लगाया गया है। अगर ये चीज मेंशन नहीं होता तो जेंडर न्यूट्रल करने के लिए आप देयर लगाते, लेकिन यहाँ हिज टीचर मेंशन है, यानी कि जो स्टूडेंट है वो मेल है, ये पता होने के बावजूद आपका जो टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स मेल सॉरी प्लूरल है, तो प्लूरल होने के कारण वो ज्यादा आप फेवर करेंगे, ठीक है। आइदर और नाइदर वाले जो केसेस हैं उसमें जो प्लूरल है उसको आप ज्यादा फेवर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन लगेगा, ना कि सिंगुलर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका जो ऑप्शंस हैं उसमें से एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो उस केस में आपका जो प्रोनाउन लगेगा वो प्लूरल के हिसाब से लगेगा, ना कि सिंगुलर के हिसाब से। आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ठीक है। या फिर आप और एक एग्जांपल अगर मैं दूं इसका, आइदर द मैनेजर और द सबऑर्डिनेट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट फॉर द मिस्टेक, ठीक है, या तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है या फिर जितने सबऑर्डिनेट्स हैं उसके अंडर जो काम करते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट्स बोलेंगे, तो सबऑर्डिनेट दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबल है इस मिस्टेक के लिए, तो वहां पर वर यूज हुआ है जो कि आपके प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है, ना कि सिंगुलर के लिए। तो अकॉर्डिंगली योर आपका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका प्लूरल के अकॉर्डिंग होगा, ना कि सिंगुलर के अकॉर्डिंग। I hope these two rules are clear. Rule number 13 और 14 clear हो गया सबको? Any doubt? Any doubt regarding rule number 13 and 14? Okay, so since you are clear up, let's move on to the next rule, rule number 15. Rule number 15 says कि whose जो है वो लिविंग थिंग के लिए यूज होता है और which जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ये आपने बहुत जगह यूज किया होगा, हमेशा से यूज कर रहे होगे, रूल कहीं सुना भी होगा, ये बस याद नहीं होगा ये चीज आपको बस। तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू फॉर दिस रूल। हु डज दिस बुक बिलोंग टू, मतलब ये कौन सा, वन मोर एग्जाम्पल, कौन से रूल का बच्चे रूल नंबर लिख के भेजिए, कौन से रूल का एग्जाम्पल आपको और एक चाहिए। 14 का और एक एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। 14 का और एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो आइदर द टीचर और द स्टूडेंट
were not paying attention on their surrounding। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक इवेंट हुआ, ठीक है, एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और खिड़की के बाहर कुछ इवेंट हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, भले कोई झगड़ा कर रहा है या फिर कुछ कोई सामान है किसी का गिर गया, कुछ भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, और दोनों में से ही किसी ने, ना तो किसी स्टूडेंट ने, ना ही जो टीचर पढ़ा रहा है उसने ध्यान दिया उस पर। ये स्टेटमेंट मैं फॉर्म करके बता रही हूँ आपको। यहाँ पर यूज हुआ पहले तो आपका जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, स्टूडेंट एक से ज्यादा है, टीचर तो एक ही है, एक क्लास में एक ही टीचर रहेगा, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, तो उसी केस में आपका देयर लगा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन है उसके अकॉर्डिंग लगा है, प्लस आपका जो यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, was, were, has, have, I, is, am, are, ये सारे जो रहेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें से कोई भी अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो भी आपका प्लूरल फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, डू यू वांट मी टू गिव अनदर एग्जांपल और डिड यू अंडरस्टूड? और एग्जांपल आपको चाहिए या आपको समझ में आ गया जो मैं समझा रही हूँ? Okay, so if you are understood, then if you have understood, then let's move on to the next rule. Rule number 15 would be, जैसे कि मैंने बताया कि whose जो होता है वो सिर्फ लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, और which जो है वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं whose book is this, इसका मतलब कि मैं पूछ रही हूँ उस बुक का ओनर कौन है, यानी कि वो बुक किसको बिलोंग करती है। अगर मैं ये पूछूं कि विच बुक इज दिस, इसका मतलब बुक का नाम मैं पूछ रही हूँ, कौन सी बुक है, यानी कि बुक का नाम या बुक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, किस टाइप की बुक है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं उसमें। किसकी बुक है, इसके लिए आपको whose का यूज करना पड़ेगा सेंटेंस में। ठीक है, अगर अनदर एग्जांपल मैं देती हूँ तो हु इज यूजिंग दिस लैपटॉप, इसका मतलब कि कौन उस लैपटॉप को यूज कर रहा है। ठीक है, विच लैपटॉप इज दिस का मतलब लैपटॉप का मॉडल हो सकता है, लैपटॉप का जो कंपनी है वो हो सकता है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप विच में आंसर कर सकते हैं। डू यू वांट मी टू गिव मोर एग्जांपल और डिड यू अंडरस्टूड द रूल नंबर 15? रूल नंबर 15 आप लोग समझ गए या मैं और एग्जांपल दूं उसका? यू कैन लुक एट द एग्जांपल ऑफ दैट आर गिवन आल्सो, ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। विच बुक डिड यू सेलेक्ट और हुज बुक इज लाइंग देयर, ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। विच बुक डिड यू सेलेक्ट का मतलब वो बुक की नाम, किताब की नाम बताना है, यहाँ पर आपको कौन सी किताब आपने सिलेक्ट की है। whose book is lying there मतलब वहां जो पढ़ी हुई किताब है वो किसकी है। ठीक है, मतलब ओनर ऑफ दिस बुक, उसका नाम बताना है। अंडरस्टूड रूल नंबर 15? रूल नंबर 15 सबको समझ में आ गया? देन वी कैन मूवमेंट, जस्ट राइट एन यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके ओके ओके, चलिए चलिए, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो रूल नंबर 16 देखते हैं। रूल नंबर 16 में क्या होता है कि जब आपका सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिर्फ 2 है और दोनों का आपको आपस में रिलेशन बता रहे हैं, तो उस केस में आप ईच अदर यूज करेंगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए तो उस केस में अगर मुझे रिलेशन बताना होगा तो मैं वन अनदर का यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, सीता एंड गीता आर opposite to each other in characters and they don't like each other। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट है आपके पास, सीता और गीता,
दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब कैरेक्टर के वाइज, कैरेक्टर के हिसाब से वो दोनों आपस में ऑपोजिट हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो उस केस में जब भी आपका दो रहेगा सब्जेक्ट, तो आप हर सेंटेंस में ईच अदर लगा रहे हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ऑल द स्टूडेंट इन दिस क्लास सपोर्ट वन अनदर, यानी कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ क्लास में प्रेजेंट हैं वो सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि सब्जेक्ट मेरा दो से ज्यादा हो गया, तो इस केस में मैंने क्या लगा दिया, वन अनदर लगा दिया। ठीक है। यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल गिवन है वो भी आपको एग्जैक्टली समझा देगा कि कहाँ पर आपको ईच अदर लगाना है, कहाँ पर वन अनदर। इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट लेट मी नो। रूल नंबर 16 में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दें अभी। रिपीट करूं? ओके, रिपीट अगर मैं करूं, देखिए रूल नंबर 16 ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, यानी कि राम सीता, ठीक है, जो भी यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी दो सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। दो सब्जेक्ट है तब तक आप उस सेंटेंस में ईच अदर लगा रहे हैं। ठीक है। जब तक आपका सब्जेक्ट का नंबर दो है तब तक आप ईच अदर लगा रहे हैं, और जहां पर आपका सब्जेक्ट का नंबर दो से ज्यादा हुआ, दो से तीन हो गया, ठीक है, उस केस में आप वन अनदर लगाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे एनी कंपनी, ठीक है, अगर हम कंपनी की बात करें तो द आईटी सेक्टर एंड द मैनेजमेंट सेक्टर गोज हैंड इन हैंड, दे कैनॉट वर्क विदाउट ईच अदर, यानी कि मैनेजमेंट और आईटी दोनों ही साथ में अगर काम करेगी तभी हमारा काम बनेगा, अदरवाइज दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी हमारा सब्जेक्ट दो है, एक आईटी कंपनी, एक या फिर आईटी ब्रांच या फिर मैनेजमेंट ब्रांच। ठीक है। तो ईच अदर हो गया वहां पर। ऑल द डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी मस्ट वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर इन एनी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हो गए। ठीक है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी समझ में आया? अभी किसी को कोई डाउट रूल नंबर 16 में? रूल नंबर 16 में किसी को भी कोई डाउट है? ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 17। तो रूल नंबर 17 ज्यादा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी एक रूल है जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। कलेक्टिव नाउन को मैंने बताया था आपको कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यूज हो सकता है। ठीक है। तो जब सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है तो आप प्रोनाउन भी जब यूज करेंगे सिंगुलर वाला ही करेंगे, और जब प्लूरल के लिए यूज हो रहा है तो उसके लिए भी जो प्रोनाउन लगेगा वो प्लूरल वाला ही लगेगा। नाउ द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन दिस रूल इज कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर रेफर करता है, ये एक सिंगल ऐसा केस है जहां पर आप ह्यूमन बींग्स के लिए इट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है एग्जांपल में, द ज्यूरी गेव इट वर्डिक्ट, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है? ज्यूरी जो होगा वो जज, नंबर ऑफ जज है। ठीक है। एक से ज्यादा जज होते हैं जब ज्यूरी होता है, तो यानी जज क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी कभी भी आपने देखा होगा कि इट यूज नहीं होता है। ये सिर्फ एक लौता ऐसा केस है जहां पर आप कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आप वहां पर इट या फिर इट यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्यों यूज कर सकते हैं ये भी बता दूं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, यानी कि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों यूज हैं। दोनों यूज हैं, तो जब हमने देखिए ऊपर वाले रूल्स में देखा कि जहां पर आपका मेल फीमेल दोनों यूज हो रहा था, वहां पर हमने
देयर लगाया, यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, सॉरी प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लगाया, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि मेल फीमेल दोनों ही वहां पर कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, या जो भी आपका सेंटेंस है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो जूरी है वो कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर के लिए रिप्रेजेंटेड हो रहा है। अब सिंगुलर के लिए हो रहा है तो हम प्लूरल प्रोनाउन कैसे लगा सकते हैं उसके लिए? तो इसी से, सिर्फ इसी केस के लिए हमने कलेक्टिव नाउन के लिए, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, उस केस में हम कलेक्टिव नाउन को जब सिंगुलर लेंगे कलेक्टिव नाउन को, तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, जो कि इट या फिर इट्स हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? रूल नंबर 17 में सिर्फ आपको इतना ही देखना है, ये रूल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि कब आप सिंगुलर ले सकते हैं कलेक्टिव नाउन को, कहाँ पे प्लूरल लेना है, और जहाँ पर सिंगुलर ले रहे हैं वहां पर वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। जहाँ पर प्लूरल ले रहे हैं वर्ब, वहां पे भी वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब आपको प्लूरल में लेना है। तो यहाँ पर प्रोनाउन भी अकॉर्डिंगली सिंगुलर और प्लूरल में ही लगेगा। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अकॉर्डिंग टू योर नंबर, अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। ठीक है, कौन सा पर्सन, मतलब नंबर ऑफ पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो सेंटेंस बोलता है। ठीक है, जो सेंटेंस बोल रहा है वो या लिख रहा है वो फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन वो जो सुन रहा है डायरेक्टली या फिर रीड कर रहा है सेंटेंस को, वो दोनों ही सेकंड पर्सन कहलाएंगे। थर्ड पर्सन कौन? थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो ना डायरेक्टली बोल रहा है ना डायरेक्टली सुन रहा है, वो बस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, वो बस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड है, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, जब आपको जनरल कोई सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, जनरल कोई सेंटेंस बनाना हो, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो सीक्वेंस रहता है, तो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं यानी कि जो सेकंड पर्सन है उसे सबसे पहले रखेंगे, थर्ड पर्सन उसके बाद आएगा, और लास्ट में खुद को यानी कि फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अनदर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं एक को फोन करके बोलती हूँ कि चलते हैं हम लोग तीनों मिलके शॉपिंग करने चलते हैं या पार्टी में कहीं चलते हैं। तो यू, शी एंड आई शुड गो टू दिस पार्टी, और लेट्स गो टू शॉपिंग, लेट्स गो फॉर अ शॉपिंग। तो यहाँ पर जो सिचुएशन रहेगा, यू, शी एंड आई, यानी कि फर्स्ट सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बाद में आएगा, लास्ट में आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। जनरल स्टेटमेंट में, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव किसी भी टाइप के स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, वहां पर ये स्टेटमेंट रहेगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि आपका जो रूल रहेगा, ठीक है, वो चेंज तब होगा जब आप ऐसा एक स्टेटमेंट बना रहे हो जहां पर आप मिस्टेक लिख रहे हो, या फिर फॉल्ट लिख रहे हो, या सॉरी बोल रहे हो, या फिर कन्फेस कर रहे हो। कन्फेस करना मतलब, कन्फेस करने का मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फेशन और टू कन्फेस समथिंग? I am taking your attendance till that time. Tell me anyone who knows, write it in the chat box, who knows the meaning of confess. Confess का मीनिंग होता है एडमिट करना।
ठीक है, आपने या कोई गलती की या फिर कोई भी चीज जो आप एडमिट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने किसी को गिफ्ट दिया और आप एडमिट कर रहे हैं कुछ दिन बाद कि अरे वो गिफ्ट बहुत अच्छा नहीं था, उससे बेटर गिफ्ट मैं दे सकता था उसे, तो दिस इज कन्फेशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जहाँ आप कन्फेशन करते हैं, जहाँ आप मिस्टेक करते हैं, जहाँ फॉल्ट दिखाते हैं या फिर सॉरी बोलते हैं, उस सिचुएशन में आपका जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन पहले, यानी कि खुद को पहले रखना है, जिससे सेंटेंस बोल रहे हो वो सेकेंड पर्सन, और जो इंक्लूडेड है लेकिन डायरेक्टली सुन नहीं रहा आपका स्टेटमेंट या डायरेक्टली बोल नहीं रहा है, वो थर्ड पर्सन को लास्ट में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो सीक्वेंस होगा वो तभी होगा जब आप मिस्टेक फॉर्म बता रहे हैं सेंटेंस में, फॉल्ट बता रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, बोथ वेज में। ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव चीजें कन्फेस करें चाहे आप नेगेटिव चीजें कन्फेस करें, दोनों ही चीजों में आप जब कन्फेशन दे रहे हैं तब वहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला सीक्वेंस होगा। अगर आप इसके अलावा कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो सेकेंड थर्ड और फर्स्ट ये सीक्वेंस आपका होगा। रूल 231 ये सीक्वेंस आपका होगा जनरल स्टेटमेंट के लिए, और जब आप कन्फेशन कर रहे हैं उसके लिए रूल 1 2 3। ठीक है, रूल नंबर 18 क्लियर हो गया सबको? रूल नंबर 18 सबको क्लियर हो गया? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट? रूल नंबर 18 में किसी को भी कोई डाउट है? Okay, so since nobody is having any doubt, so let's leave with one more example. Not clear. ठीक है, इसके लिए देखिए और एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ठीक है, मान लीजिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई या मेरे एक फ्रेंड से कोई गलती हो गई, हम दोनों ने मिलकर कुछ गलत काम किया, तो इसके लिए क्या करूंगी मैं? यू, आई एंड यू। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर सीक्वेंस में 1 2 3 या तीनों पर्सन प्रेजेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि तीनों पर्सन प्रेजेंट हो, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड ही प्रेजेंट है, तो यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, यहाँ पर गलती कन्फेस कर रहे हैं हम लोग कि हम दोनों की वजह से लॉस हुआ, तो यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, अब मान लीजिए कि यू नहीं है, सिर्फ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तो आई एंड ही प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आई एंड ही प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन प्रेजेंट है, सेकेंड पर्सन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा? आई एंड ही आर टू बी अप्रिशिएटेड, सेम एग्जाम्पल में, या फिर आई एंड ही आर द वन मिस्टेकन हियर। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। अफर्मेटिव के क्या एग्जाम्पल या जनरल सेंटेंसेस के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? You, he and I are not going to the party. You, she and I are uh, are are going to shopping. ठीक है, you, she and I have to visit zoo. ठीक है, ये सारे आपके स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, यू, ही एंड आई मस्ट फिनिश आवर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, हमें अपना काम टाइम पे खत्म कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये स्टेटमेंट्स आपके सारे जनरल स्टेटमेंट्स हैं। इनका सीक्वेंस हमेशा सेकेंड थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन रहेगा। जो कन्फेशन वाले स्टेटमेंट्स है उनमें आपका स्टेटमेंट सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर कोई पर्सन ना रहे, यहाँ पर मान लीजिए सेकंड पर्सन नहीं प्रेजेंट है जनरल स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर ही एंड आई हैव कंप्लीटेड फिनिश द वर्क। अगर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो यू एंड ही हैव फिनिश्ड द वर्क। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपका सीक्वेंस वही रहेगा बस। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड? अभी समझ में आ गया सबको?
Okay, since everyone is clear and no doubt, let's leave it at this point. ठीक है, यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं and we'll discuss further in the next class. Okay. Attendance I have taken, so you need not worry about that. So we'll meet in the next class again.